हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। यूपीएससी और पीसीएस के लिए और भी सारे पीसीएस के लिए घटना चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो इसी संदर्भ को हम लोग देखकर घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं और ये सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जा रहा है। तो यह वीडियो पॉलिटी पर है, जिसमें कि आज चैप्टर है संघ एवं राज्य क्षेत्र। और भी वीडियो कौन से समय पर आते हैं तो आप लोग देख लीजिए। पॉलिटी का सुबह 7 बजे आता है, जियोग्राफी का सुबह 8 बजे, इन्वायरमेंट का सुबह 9 बजे, शाम को आता है शाम को 5 बजे इकोनॉमिक्स साइंस 6 बजे आता है, और हिस्ट्री आता है शाम को 7 बजे। तो आप लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। और प्लेलिस्ट सभी का बनाया गया है, सभी को अलग अलग नाम से। तो उसको चैनल को खोलिए और देखिए, उसमें प्लेलिस्ट को देखिए। घटना चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता है कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यूपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, तो पिछले वीडियो में हम लोग शासन प्रणाली के बारे में देखा था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन 2017 में, 2018 में, 2019 में यूपीएससी में पूछे गए थे प्री में। तो ऐसे ही आज ये चैप्टर है राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए इसका नोट्स देखते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज्य का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत यानी शांति का सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ऐसे ये रंगों का एक्सप्रेशन किया गया है। बहुत ये जानना, तो अगर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इसको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग देश के नागरिक हैं। तो हम लोग के देश के झंडा कैसा है, झंडे में रंग किस लिए रखा गया है, इसके बारे में जानना जरूरी होता ही है। तो चलिए आज इसको जान लिया है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का प्राचीन सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद में से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, तो हम लोग कहाँ थे, यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फागुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा के डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम
प्लेटानिस्ता गैंगटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस के भारत के राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया है। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। तो किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? तो यहाँ पे आपने पढ़ा था 1950 में, 24 जनवरी 1950। संपूर्ण राष्ट्रगान वादन कितना होता है? तो 52 सेकंड का। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो यह है 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो यह है 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 24 जुलाई 1947 को अपनाया था। सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां नहीं 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3 संबंधित 4 नहीं 3 संबंधित 2 है। तो गलत है, दोनों गलत है, एक सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो यह है 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप में किस दिन स्वीकार किया गया था? तो यह है 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यह है बाघ। और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह मोर है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो यह है आपका राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक करता है? तो न्याय का। राष्ट्रीय ध्वज में आरो की कुल संख्या क्या है? मतलब जिसमें वो है तो ये तिलियां हैं तो 24 है। राष्ट्रीय पांचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय पांचांग विक्रम संवत पर आधारित है और राष्ट्रीय पांचांग को 26 जनवरी 1950 में से अपनाया गया था। देखिए तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें दोनों बताना है, दोनों, इसमें कोई सही नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अभी अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। तो इस प्रकार ये ऐसे क्वेश्चन है। चलिए अभी इसमें नेक्स्ट चैप्टर आता है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। वो छोटा था इसलिए हम लोग दूसरे चैप्टर में इसमें पढ़ते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इसके नोट्स हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प प्रस्तुत किए गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गईं, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार उप 1 का अनुसार है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और 2 में है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति है। और अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में
संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेबीपी समिति का गठन किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे, के एम पडिक्कर एवं एच एन कुंजरू। इसी आयोग के कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। नए राज्यों का गठन, तो इसमें देखिए पहला है आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1947, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, यहाँ पे मैंने 47 बोला हो तो इसको माफ करिएगा, 87 होता है। गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। तो चलिए अब क्वेश्चन तरफ देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो यह है भारत तथा इंडिया, हिंदुस्तान वगैरह नहीं है, सिर्फ भारत और इंडिया है संविधान में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत अनुसार भारत है, तो ये क्या इसमें है? तो ये है राज्यों का यूनियन। फिर है तीसरा है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 3 में। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो यह है संसद में है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है? तो यह है संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो यह होती है संसद को है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को कहा गया, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये है संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो इसको पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी है इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची को संशोधन का प्रावधान होगा। सी है इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। ऑप्शन डी है इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाएगा। ये विधानमंडल का नहीं मतलब है, इसको गलत है। तो ये मतलब इसका ये विधानमंडल से रहेगा। तो इसमें ये देखिए ऑप्शन सी आएगा। इस संविधान इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 नहीं आएगा। 368 संशोधन नहीं कर सकते हैं, राज्यों के लिए। नेक्स्ट है और यह विधानमंडल के तहत विधानमंडल से उसमें कुछ सीमाओं का नाम प्रभाव पड़ता है, तो ये सही है। अब है 9वां नंबर है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत 2/3, 3/3, 2/3 और ऑप्शन डी है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो ये है ऑप्शन ए साधारण बहुमत से हो जाता है। देखिए साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। यह संसद में साधारण बहुमत। फिर कथन और कारण है भारत संघ नहीं है क्योंकि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। देखिए ये गलत है लेकिन आर सही है। भारत संघ नहीं है, संघ है, भारत संघ है, सही है।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए, यहाँ पे डैश है, सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये होते हैं राज्यों की, नहीं बाकी राज्य के विधान सदन, राज्य के मुख्यमंत्री, ये गलत है, राज्यों की नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो ये है राज्य, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के शामिल कर सकेगा, बाकी है ये सही है। किसी राज्य का राज्य बढ़ाकर, राज्य क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, बस ऑप्शन डी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो ये है नए राज्यों का प्रवेश। बाकी नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, राज्यों के क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों की सीमाओं परिवर्तन कर सकते हैं। 2020 का है, पीसीएस का। अब है 15वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो सही बात है। एस के धर आयोग के राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया के अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं। ये भी ठीक है, तो यानी कि तीनों सही है। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही होगा। राज्य के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए? तो 14 और 6 थे। सही है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य, वही सेम क्वेश्चन है, तो 14 और 6। राज्य, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो अगर इस समय देखा 2002 में था तो इसमें से कोई नहीं है, लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो इस समय है 28 और 8। 28 और 8 है, जो कि यहाँ पे 28 और 7 है, तो यहाँ पर 8 कर दीजिए। अब तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी, तो ये है 28। तो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर हटाकर, लेकिन फिर भी अभी भी 28 ही है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो देखिए 8 है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो ये गोवा नहीं है, बाकी सब है। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। तो देखिए उसका दिल्ली का था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है। पहले स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। देखिए यहाँ, लेकिन अब तो तेलंगाना में चला गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद का आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान है। तो देखिए यही है कि ये आंध्र प्रदेश का नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली है, तो ये क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो ये 69 होगा, 69 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ये है 240(1) अंडमान निकोबार, 240(1) लक्षद्वीप, ऑप्शन डी 240(1) पुडुचेरी का। बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो पहले इसको पढ़ते हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सही बात है। दीव खंबात की खाड़ी यानी में एक टापू है। ठीक है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। ठीक है। दादरा और नगर हवेली को वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक के अंतर्गत थे। तो ये गलत है, तो इसी को सही करेंगे। अब है 28वां। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो ये कौन सा था? 35वां संशोधन। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो ये है 36वें। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो ये है, इनमें से कोई नहीं है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा है। तो देखिए इसमें पहले आएगा हरियाणा।
हरियाणा के बाद आएगा फिर गोवा, और उसके बाद फिर आएगा आपका झारखंड, फिर तेलंगाना। तेलंगाना सबसे लास्ट में 2014 में था। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम, मतलब कब कौन सा बना था राज्य, उसके बारे में है। तो इसमें सबसे पहले तो सिक्किम लेंगे, सिक्किम के बाद आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और उसके बाद फिर झारखंड। देखिए इसमें दिया गया है, सिक्किम है आपका 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश है 1987 में, छत्तीसगढ़ है सन 2000, और उसके बाद झारखंड 2000 1 नवंबर को यह है, 15 नवंबर को यह है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ संपूर्ण दर्जा, ये कालानुक्रम बताना है। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड नहीं है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यही सही है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप आया था तो 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तो ये हुआ था सन 2000 में। इसमें से निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम पर व्यवस्थित किया, मतलब इसको भी बताना उसी में है। तो ये कह रहा है कि तो सबसे पहले बना था नागालैंड, जो कि 1963 में था। उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा होता है 1966 में। उसके बाद होता है मेघालय, तो मेघालय आपका 1972 में हुआ था। और उसके बाद हुआ था सिक्किम, अगर सिक्किम दिया, सिक्किम 1975 में हुआ था। तो नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, 3-1-4-2, 3-1-4-2। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम बताना, मतलब इसमें भी क्रम बताना है। तो देखिए यहाँ पर है आंध्र प्रदेश है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनेगा, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपका 1971 में है, सिक्किम 1975 में है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश था ही, उसके बाद हरियाणा 1966 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार इसमें कौन सा सही है, इसमें 1, 3, 2, 4 यानी बी। निम्नलिखित राज्यों का निर्माण आरोही क्रम बताना है। नागालैंड ठीक है, मेघालय, सिक्किम, ये सही है, ऑप्शन है। इसमें भी वही ऑर्डर है और वही बताना है इसमें है डिसेंडिंग में। तो इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, इसमें उल्टा चलना है, हरियाणा राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र राजस्थान नहीं, गुजरात होगा, हरियाणा। तो यहाँ पर राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये ठीक है। अब है नेक्स्ट है, इसमें भी सूची लगाना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे नागालैंड है, तो नागालैंड हो जाएगा आपका 1900, यहाँ पे 63 है, इसमें मिस्टेक है, तो 1963 है। तो 2, झारखंड हो जाएगा सन 2000 में, तेलंगाना हो जाएगा 2014 में, सिक्किम हो जाएगा 1975। तो 2-1-4-3, 2-1-4-3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? 1948 में। तो इसमें हिमाचल प्रदेश का वो दिया गया था, लेकिन वो प्रोविनेंस था। यहाँ पर देखिए ये दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से एक कथन असत्य है, कौन सा असत्य बताना है? जैसे मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, ये गलत है। मैसूर का नाम, ये अधिनियम परिवर्तित किया गया था, मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक में किया गया है। क्योंकि गोवा, दमन, दीव को अलग कर दिया गया है, मुंबई राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र को विभाजित किया गया था, हिमाचल प्रदेश संशोधित प्रदेश की सूची में था। सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 में हुआ था, जो कि इसमें दिया है 1953 में हुआ था, देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए 1956 में है। और भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो ये है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के स्वरूप में गठित किया गया था, तो ये है 1953 में। अब 48, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान किया गया था? तो ये है बिहार में। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है, प्रदान किया गया है। इनमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में से है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम शामिल है। अब है ए और बी स्टेटमेंट है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये दोनों सही, तो बताना ये दोनों सही है।
तो यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस.के. दर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों को गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संतुष्टियों की पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ये सभी समाप्त होते हैं और अब हम अगला पढ़ेंगे नागरिकता। तो इसी के साथ में यह वीडियो समाप्त किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा और कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। आप लोगों को पैटर्न अब धीरे समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको लगातार पढ़ते रहिए, बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर ही पैटर्न को पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए, और भी वीडियो जो बनाए गए हैं उसको वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग का कोई भी सुझाव, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उसको जरूर सॉल्व करेंगे वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए, अब ऐसे ही वीडियो, नए नए वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।